गुड मॉर्निंग शुभम जी। चलिए सभी लोग लिख दें तो स्टार्ट करते हैं। अपन 8:10 हो चुके हैं। अगले 25 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के स्ट्रेटेजी के पर होंगे ये पूरे। गुड मॉर्निंग हिमानी जी, गुड मॉर्निंग विकास जी, गुड मॉर्निंग ज्ञानू जी। चलिए काफी लोग आ गए हैं, लेट्स स्टार्ट। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बताएं मध्य प्रदेश में जो रोजगार आश्वासन योजना थी वो कब प्रारंभ हुई थी? रोजगार आश्वासन योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1993, 95, 94 या 96? कौन सा आंसर सही है इसमें से बताएं। चलिए आंसर आ गया, रुमिल जी ने दिया। और कोई बताएगा? एनीवन? करेक्ट है, 1993 द करेक्ट आंसर। 1993 में मध्य प्रदेश में रोजगार आश्वासन योजना प्रारंभ की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। किस खनिज का मूल नाम केओलिन है? केओलिन किसको बोलते हैं? फ्लोराइड को, कोरंडम को, चीनी मिट्टी को या एंडोलोसाइट को? केओलिन किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश की खनिज पर जब एमसीक्यू सीरीज चल रही थी तब मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से। अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बताएं केओलिन किसको कहते हैं? आंसर दें। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आप लोग। 177 का क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलिए इसका जो आंसर है वो है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, केओलिन जो है, ठीक है ना, चीनी मिट्टी का ये मूल नाम है। ठीक है ना, ओरिजिनल जो नेमिंग है उसमें चीनी मिट्टी को कहा जाता है केओलिन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। निम्न स्थलों में से बंदर कूदनी कहाँ स्थित है? बताएं। 178 का बंदर कूदनी कहाँ स्थित है? ओमकारेश्वर, अमरकंटक, भेड़ाघाट या फिर पचमढ़ी? बताएं बंदर कूदनी कहाँ पर स्थित है? जितने भी वाटरफॉल हैं ये, इन वाटरफॉलों में बताओ बंदर कूदनी कहाँ है, क्योंकि बंदर कूदनी वाटरफॉल पर ही है ये। ओमकारेश्वर, अमरकंटक, भेड़ाघाट या पचमढ़ी? चलिए आंसर 177 का दें फटाफट। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। चलिए जो इसका आंसर है वो है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर है ये भेड़ाघाट, और वहां पर है ये बंदर कूदनी। ठीक है ना, बंदर कूदनी उसको कहते हैं जो दो स्थानों पर झरना बहता है और वो छोटा होता है, तो वहां पे आज से सैकड़ों साल पहले यहाँ पर बंदर कूदा करते थे, यानी कि यहाँ से बंदर आराम से इस तरफ में जंप कर जाया करते थे। इसलिए भेड़ाघाट के उस वाटरफॉल को बंदर कूदनी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। रक्षात्मक एवं भारी व्यावसायिक वाहन उत्पादन के लिए हैवी इलेक्ट्रिकल्स फैक्ट्री की स्थापना 1955 में कहाँ की गई थी? रक्षात्मक एवं भारी व्यावसायिक वाहन के उत्पादन के लिए
कहां पर की गई थी 1955 में इसकी स्थापना? । 179 का आंसर दें। खमरिया, उज्जैन, जबलपुर या फिर इंदौर, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? चलिए आंसर आ गया इसका भी। इसका आंसर बिल्कुल सही है, जबलपुर। जबलपुर में हुई थी ये, ठीक है ना। व्हीकल फैक्ट्री डिफेंस की थी ये, ठीक है ना। इसमें रक्षात्मक और भारी हैवी व्हीकल फैक्ट्री थी ये, और इसकी स्थापना की गई थी 1955 में जबलपुर में। खमरिया में गन कैरेज फैक्ट्री है यहाँ पर, ये भी जबलपुर के पास में स्थित खमरिया क्षेत्र है, वहां पर है ये, ठीक है ना। इसके अलावा और भी कहीं और भी जगह डिफेंस की जो फैक्ट्रीज हैं वो हैं, जैसे इटारसी में है, नागपुर में है, तो अन्य क्षेत्रों में भी स्थापित की गई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये जबलपुर और इटारसी में है, और जबलपुर के पास खमरिया में है गन कैरेज फैक्ट्री। बारूद की फैक्ट्री है यहाँ पे, गोला बारूद की फैक्ट्री बोलते हैं। गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में ही है, जबलपुर में ही है। गुड मॉर्निंग यीशु जी। 79 अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चलिए बताएं, मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर का उल्लेख मिलता है? शिव मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिला है यहाँ पर, बताएं कहां पर मिलता है? राजगढ़, इंदरगढ़, गुना या अशोकनगर? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, 2-3 बार आ चुका है ये पहले भी। इसका आंसर दें। 180 का आंसर दें फटाफट। चलिए आंसर आ गया इसका, यह है इंदरगढ़ में। इंदरगढ़ इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने इंदरगढ़ लगाया है बिल्कुल सही है। शिव मंदिर निर्माण की जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो इंदरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इंदरगढ़ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? बताएं, शहडोल, देवास, महू या फिर बुरहानपुर, कौन सा आंसर सही है इसमें? बताएं इसका आंसर क्या है? सर क्या पढ़ा रहे हो? मध्य प्रदेश की एमसीक्यू सीरीज, रिंकू जी, मध्य प्रदेश छठी जी की एमसीक्यू सीरीज है ये। क्वेश्चन नंबर 3, महू। महू महू बिल्कुल सही, महू इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक संस्थान विज्ञान महू में है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। बताएं, मध्य प्रदेश में सोलार फोटोवोल्टिक प्लांट कहां लगाया गया है? बैतूल, होशंगाबाद, झाबुआ या फिर सभी?
कौन सा आंसर इसका सही है? इसका आंसर दें। सर जी पोल नहीं दे सकते क्या? पोल क्या होता है ये? आई डू नॉट अंडरस्टैंड योर पॉइंट रवि जी, पोल क्या होता है ये? इसका जो आंसर है वो है चौथा नंबर। अगर सभी अगर आपने लगाया है तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट बैतूल में भी है, होशंगाबाद में भी है और जबलपुर में भी है। यार ट्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? धूपगढ़, महादेव, बड़वानी, बैतूल या कालीभीत? बताएं इसका आंसर। धूपगढ़ यानी कि धूपगढ़ की जो चोटी है, मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट, किस पहाड़ी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 183 का आंसर दें। चलिए इसका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही। अगर आप लोग पहले नंबर पर आ रहे हैं महादेव पर्वत, महादेव पर्वत यानी महादेव श्रेणी, ये कहां पर है? महादेव श्रेणी ये है सतपुड़ा श्रेणी का एक हिस्सा है। सतपुड़ा श्रेणी जो पर्वत श्रेणी है उसका एक हिस्सा है, वहां पर है ये धूपगढ़। हाईएस्ट पीक पॉइंट 1350 मीटर, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंचा पीक है ये, और ये है पचमढ़ी में, ठीक है ना। पचमढ़ी पर्वतों की रानी मध्य प्रदेश की, वहां पर स्थित है ये, ठीक है। 1350 मीटर ऊंचा है रवि जी। अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में वन भूमि कितना प्रतिशत है? बताएं। 25%, 30.72%, 32.14% या 33.81%? बताएं। सबसे अधिक रेन भी यही होती है, बिल्कुल सही है। 99, 199 सेंटीमीटर सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है, बिल्कुल सही कहा आपने। इसका आंसर दें। इसका जो आंसर, अगर सेकंड नंबर जो भी लगा रहा है वो सही है बिल्कुल, ठीक है। 184 का 30.72%, 30.72% मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का जो वन भूमि का क्षेत्र है वो 30.72% है मध्य प्रदेश का, ठीक है। और मध्य प्रदेश में 3 तरीके के वन हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ठीक है ना। इसमें जो संरक्षित वन है, इसमें जो संरक्षित वन है वो कितने हैं? संरक्षित वन है 33%, 33% है संरक्षित वन, ठीक है ना। और आरक्षित वन
आरक्षित वन है वो है 65% और अवर्गीकृत जो वन है वो है 2% मध्य प्रदेश में। तो इसको आपको इस तरीके से याद रखना है, 33% है संरक्षित वन, आरक्षित वन है 65% और अवर्गीकृत वन जो है वो 2% है, 2% है। अच्छा, आरक्षित जो वन होता है वहां पर शासन के जो नियम है बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, ठीक है ना। वहां पर कोई भी पेड़ों की कटाई नहीं कर सकता, ठीक है। और जो संरक्षित वन होते हैं, ठीक है ना, वहां पर लकड़ी पशु जो होते हैं पशु के चारा काटने के लिए और लकड़ी काटने के लिए वहां पर अनुमति लेनी पड़ती है, वो होते हैं संरक्षित वन। और आरक्षित वन जो होता है वहां पर वहां पे बहुत कठोर नियम होते हैं और वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा रिजर्व होते हैं, उसको रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। और अवर्गीकृत जो वन होता है वहां पर सभी प्रकार की छूट होती है जनता के लिए और वहां पर आप लकड़ी काट सकते हैं, पशुओं को चरा सकते हैं। तो वो सारी चीजें अवर्गीकृत वन जो होते हैं 2% उसमें की जाती है। तो मैंने ये मध्य प्रदेश के वन के बारे में थोड़ा सा फैक्ट बताया, इसमें फैक्ट भी मैं साथ साथ बताने की कोशिश करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, गो हत्या बंद करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात? इसका आंसर दें। इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश ही है यहाँ पे कि सबसे पहले गो हत्या बंद करने वाला ये राज्य बना है। अगला क्वेश्चन आ गया, बताएं अमरकंटक और पचमढ़ी नामक स्वास्थ्यवर्धक स्थान मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? उत्तर के मैदान में, विंध्याचल की पहाड़ी पर, नर्मदा की घाटी पर या फिर मालवा के पठार पर? बताएं। सारे विद्यार्थी मेरी क्लास को भी लाइक करते हुए चलें, जो भी मेरे साथ में अटेंड किया हुआ है लाइव क्लास को, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं, सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करते हुए चलें। चलिए इसका आंसर दें और जो नए विद्यार्थी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टडी कॉन्सेप्ट को ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 186 का आंसर दें, अमरकंटक और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का अगर आप मानचित्र को, उसके मैप को आपने देखा है और उसके बारे में अगर जानते हैं कि विंध्याचल कहाँ पर है, कौन से क्षेत्र में विंध्याचल की पहाड़ी आती हैं और कहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ी आती हैं, मालवा का पठार कहाँ पर है, उत्तर का मैदान कहाँ है, नर्मदा की घाटी कहाँ है, देन यू विल पिक द करेक्ट आंसर। एक्चुअली इसका जो आंसर है वो विंध्याचल की पहाड़ी है। विंध्याचल की पहाड़ी पर स्थित है अमरकंटक और पचमढ़ी। देखिए अगर मध्य प्रदेश के मानचित्र में देखा जाए, यह है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, इसके नीचे में जो है वो है सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है ना। और इसके ऊपर में जो है यह है विंध्याचल, विंध्याचल श्रेणी है, ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्र है ये विंध्याचल की क्षेत्र में ही अनूपपुर मिलता है और पचमढ़ी मिलती है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो विंध्याचल क्षेत्र में है अमरकंटक और पचमढ़ी नामक जो स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, ठीक है, ऊपर, और नीचे में सतपुड़ा की श्रेणी कहलाती है। सतपुड़ा की श्रेणी की जो महादेव की श्रेणी आती है वहां पर पचमढ़ी का थोड़ा हिस्सा आता है, यहाँ पे कि धूपगढ़ वगैरह लगता है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा क्षेत्र पचमढ़ी का क्षेत्र और ये पूरा का पूरा विंध्याचल की श्रेणी में लगता है। आप मध्य प्रदेश के मानचित्र के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो डेफिनेटली विल नो लॉट ऑफ फैक्ट अबाउट दैट रीजन।
अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित खेल स्टेडियम में और उनके स्थानों के संबंधित असंगत छांटिए, यानी कि इसमें से कौन सा जो है जो कि गलत है। ऐशबाग स्टेडियम जबलपुर, नेहरू स्टेडियम इंदौर, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल। गलत असंगत छांटना है इसमें। विच वन इज द रॉन्ग, बताएं इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है, आंसर आ गया शायद, नहीं दिया अभी तक। चलिए इसका जो आंसर है, ऐशबाग स्टेडियम जबलपुर। ठीक है ना। असंगत यानी कि असत्य, असत्य मैचिंग मतलब रॉन्ग मैचिंग कौन सी है वो अपन को छांटनी थी। तो इसमें से फॉल्स जो है स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट है वो ऐशबाग स्टेडियम और जबलपुर है। ठीक है ना। तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। एक्चुअली जो ऐशबाग स्टेडियम है यह है भोपाल में है। ठीक है ना, जबलपुर में नहीं है, तो ये है इसका फॉल्स स्टेटमेंट। नेहरू स्टेडियम बिल्कुल सही है, इंदौर में है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, जो कि सबसे पहले जब ये बना था तो ये था हॉकी स्टेडियम। ठीक है ना, बाद में ये क्रिकेट स्टेडियम बना दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है ना। रूप सिंह के नाम पर जो हॉकी का प्लेयर था और जो कि क्या नाम है, हॉकी का जादूगर ध्यानचंद, ध्यानचंद का भाई था वो। ठीक है ना, ध्यानचंद है, उसका भाई था रूप सिंह, तो उनके नाम पर ये स्टेडियम बनाया गया था हॉकी का। बाद में फिर इसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हॉकी इतना ज्यादा खेला नहीं जाता था उस समय, तब इसको क्रिकेट स्टेडियम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तात्या टोपे स्टेडियम जो कि एक एथलेटिक स्टेडियम है, भोपाल में स्थित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। सारी एक्टिविटीज होती हैं एथलेटिक वहां पर। जीरो मिल जी, बिल्कुल सही है आप। प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बताएं। सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़ या कान्हा-किसली। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसका आंसर दें। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करते हुए चलें, दोबारा निवेदन कर रहा हूं। और नए विद्यार्थी मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। चलिए बताएं इसका आंसर क्या है। इफ यू नो द आंसर डेफिनेटली यू कैन गिव द आंसर। 32 पहाड़ियां राष्ट्रीय उद्यान, अगर आपने पढ़ा है डेफिनेटली आप बता सकते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर है। ठीक है ना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि उमरिया में है, उमरिया, उमरिया जिले में है ये। और यहाँ पर सबसे अधिक टाइगर, टाइगर पाए जाते हैं यहाँ पे। सफेद बाघ, सफेद बाघ यानी कि व्हाइट टाइगर भी यहाँ पर ही पाया जाता है। और ये है 32 पहाड़ियों से घिरा। ठीक है ना। बांधवगढ़ का जो किला है, बांधवगढ़ का जो किला है, ठीक है ना, वो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बहुत ही ज्यादा अभेद किला था। ठीक है ना। इसको सन 1604 में 1604 में अकबर ने इसको काफी कुछ जीतने का प्रयास किया था और काफी समय तक यहाँ पर सेना इसकी बैठी रही थी और काफी मेहनत लगी थी इस बांधवगढ़ के किले को जीतने में, क्योंकि ये पूरी तरीके से जंगलों में, जंगलों के बीच 32 पहाड़ियों से किला घिरा हुआ किला है और बहुत ही ज्यादा खंडर हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके कुछ अंश देखने को मिलते हैं वहां पे। ठीक है। और यहाँ पर अकबर की सेना आई थी और सेना, उसके जो सेनापति थे, अकबर ने रिप्रेजेंट नहीं किया था, लेकिन अकबर की सेना ने रिप्रेजेंट करके यहाँ पर इस किले पर फतेह पाई थी। संग्राम शाह, संग्राम शाह उस समय यहाँ का राजा था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में है ये। ठीक है। सतपुड़ा, सतपुड़ा ये अभ्यारण्य है सतपुड़ा। ठीक है ना। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये मंडला बालाघाट में है।
ठीक है ना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। 1955 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 940 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। भोपाल नगर की स्थापना किसने की थी? यशवंतराव होलकर, राजा भोज, महादजी सिंधिया या फिर मल्हारराव होलकर? बताएं। नमस्कार हिमांशु जी, आप आ गए, बहुत बढ़िया किया आपने। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर दें। वेरी इजी क्वेश्चन, इजीली यू कैन गिव द आंसर। चलिए, भोपाल नगर की स्थापना जो की थी राजा भोज ने की थी। राजा भोज इज द करेक्ट आंसर। परमार वंश के राजा थे ये, ठीक है ना। 1000 ईस्वी में भोपाल राज्य की स्थापना हुई थी। 1000 से लेके 1285 ईस्वी तक परमार वंश ने राज किया था। इन्होंने अपनी राजधानी मध्य प्रदेश की धार को बनाया था, ठीक है ना। यहाँ पर इस क्षेत्र में इन्होंने पूरा राज किया और राजा भोज बहुत ही ज्यादा प्रतापी राजा रहे परमार वंश के, ठीक है। और महादजी सिंधिया, ये सिंधिया वंश के थे। 1761 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में इन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है ना। और वहां से बहुत बुरी हार हुई थी और उसके बाद में ये हारने के बाद में ये भाग खड़े हुए थे वहां से और इधर आ गए थे। उसके बाद में इन्होंने, महादजी सिंधिया ने मराठाओं के वंश का उत्कर्ष किया था और दिल्ली तक इन्होंने अपने शासन को, दिल्ली पे आके गद्दी पे ये बैठे थे महादजी सिंधिया, ठीक है ना। राणोजी सिंधिया ने सिंधिया वंश की स्थापना की थी ग्वालियर में। मल्हारराव होलकर, ठीक है ना, मल्हारराव होलकर ये भी ग्वालियर वंश के थे, सिंधिया वंश के थे, ठीक है। सिंधी के बाद में सिंधिया हुए। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा जूम कम करना पड़ेगा, बड़ा है क्वेश्चन। चलिए, ये बताएं आंसर। अनुसूचित जाति जनजाति को प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विशेष अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 8? बताएं किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति को, ठीक है ना, विशेष अधिकार मिला है राज्यपाल को? इसका आंसर दें। इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, अगर आपने पहला नंबर लगाया है। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत राज्यपाल को विशेष अधिकार मिला है संविधान के द्वारा, जिसमें कि अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए यह अधिकार राज्यपाल जी को दिया गया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। अनुच्छेद यानी कि इंग्लिश में इसको आर्टिकल बोलते हैं, बिल्कुल सही है, आर्टिकल 5। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बताएं इसका आंसर। मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहां स्थापित किया जा रहा है? भोपाल, टीकमगढ़, सतना या छतरपुर? सर्प उद्यान, स्नेक पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? चलिए, बिल्कुल सही है, भोपाल इज द करेक्ट आंसर। भोपाल में स्थापित किया जा रहा है ये, ठीक है, भोपाल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, बताएं मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी
का गौरव किस जिले को प्राप्त है? शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर या जबलपुर? मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी का जो गौरव है वो किस जिले को प्राप्त है? पर्यटन नगरी कहा जाता है इसको, बताएं। क्वेश्चन नंबर अवश्य डालें आंसर के साथ में आप लोग, थोड़ा सा समय आपको जरूर देता हूं मैं। चलिए, बिल्कुल सही है, शिवपुरी इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की सबसे पहली पर्यटन नगरी के नाम से जानी जाती है शिवपुरी, ठीक है ना। और यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है मध्य प्रदेश के जिलों में तो वो है शिवपुरी, ठीक है ना। समतल इलाके में अगर कोई जिला है और यहाँ पे सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है तो वो शिवपुरी में है, ठीक है ना। लो टेम्परेचर सबसे कम शिवपुरी में किया जाता है और ये मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी के नाम पर फेमस है, ठीक है। और सबसे अधिक तापमान जो होता है वो गंज बासोदा जो कि कहां पर है? विदिशा जिले में है ये तहसील। वहां पर सबसे अधिक 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, सबसे अधिक तापमान मिलता है और सबसे कम तापमान शिवपुरी में मिलता है। और ये मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाती है। हाँ, वो हिल स्टेशन है पचमढ़ी जो है यहाँ पे की सबसे कम टेम्परेचर है, वो हिल स्टेशन है एक्चुअली। समतल इलाकों में, पठारी इलाकों में, ठीक है ना, जो क्षेत्र है वहां पर अगर सबसे कम तापमान होता है तो वो शिवपुरी में होता है। इस फैक्ट को अपन को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना होगा। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि पचमढ़ी में सबसे कम तापमान होता है, लेकिन वो हिल स्टेशन है और ये प्लेन सिटी है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा पहला अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कम लिंगानुपात कौन से जिले में है? बता सकते हैं इसमें आप आराम से। मुरैना, भिंड, गुना या खंडवा? क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, और इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जब जिलेवार हमने स्टडी की थी। इसका आंसर दें। सारे विद्यार्थी जो नए हैं वो मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी क्लास को लाइक करते हुए चलें आप लाइव क्लास को। चलिए, बताएं इसका आंसर। बिल्कुल सही है, भिंड इज द करेक्ट आंसर। सबसे कम लिंगानुपात है भिंड जिले में, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो सबसे कम लिंगानुपात भिंड जिले में ही है। कितना है भिंड जिले का लिंगानुपात, कोई बताएगा? भिंड जिले का लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पे 837, ये है लिंगानुपात। ये पुरुष और ये महिलाएं, ठीक है। तो ये है सबसे कम लिंगानुपात भिंड जिले का। और सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है? सबसे अधिक लिंगानुपात बालाघाट का कितना है? 1021, ये सबसे अधिक लिंगानुपात है बालाघाट जिले का। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला क्वेश्चन ये आ गया। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सागौन वृक्ष पाए जाते हैं? सागौन जो वृक्ष हैं वो मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्र है उसमें कितने प्रतिशत भाग में पाए जाते हैं? 16.54%, 17.88%, 18.34% या 19.22%? कितना जो एरिया है मध्य प्रदेश का, यहाँ वन क्षेत्र का, यहाँ पे सागौन की वृक्ष परसेंटेज बेसिस पे पाए जाते हैं? बताएं इसका आंसर। सागौन का परसेंटेज बताएं। चलिए, इसका आंसर आ रहा है, हिमांशु जी दे रहे हैं 17.88%। ओके,
बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। 17.88% इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के जो कुल वन क्षेत्र है उसका जो अगर परसेंटेज देखा जाए तो सागौन का जो परसेंटेज है वो है 17.88% एरिया जो है वहां पे सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। सागौन जो कि एक इमारती लकड़ी है, ठीक है ना, और इससे फर्नीचर बनाया जाता है। बहुत ही अच्छा आकार लेती है, हर आकार में ये कन्वर्ट हो जाती है। सॉफ्ट लकड़ी होती है ये, और इसमें दीमक नहीं लगती है, ठीक है ना, सबसे अच्छी बात है। और खुशबू भी अच्छी होती है इस लकड़ी की, और फर्नीचर में अधिकतर इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आ गया है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? बताएं, नर्मदा, सिंध, चंबल या फिर माही? नदियों के ऊपर क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 195 का आंसर दें। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज परियोजना, इसका आंसर दें। इसका जो आंसर है वो है चंबल। चंबल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान चंबल नदी पर ही बना है ये। राणा प्रताप, जवाहर एवं कोटा बैराज परियोजना जो है, ठीक है ना, ये सब चंबल नदी के ऊपर ही बनी हुई है। और इस पर एक और परियोजना है जो है गांधी सागर। गांधी सागर बांध भी यहीं पर बना हुआ है चंबल नदी के ऊपर। मध्य प्रदेश का सबसे पहला बांध है ये, 1955 में बनकर तैयार हुआ था ये। और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी, उस पर ये बना हुआ है। 964 किलोमीटर का सफर तय करती है ये, और यमुना नदी की ये सहायक नदी है। और मध्य प्रदेश के इंदौर से निकली है ये। इंदौर की जाना पावा पहाड़ी है जो कि महू तहसील में है, वहां पर, ठीक है। और ये सारी परियोजना है, ये दोनों परियोजना है, 1, 2 और 3, ये तीनों परियोजनाएं राजस्थान में है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये चंबल नदी पर ये परियोजना है, इसमें 50-50% की जो शेयरिंग है, ठीक है ना, शेयरिंग जो परसेंटेज है वो 50-50% है इन परियोजनाओं में। चाहे वो बिजली का हो, सिंचाई का हो, सभी क्षेत्रों में जो शेयरिंग है वो 50-50% है, ठीक है। 95 अगला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जामापा महू की पहाड़ी से निकलती है? अभी मैंने बताया, आप बता सकते हैं इसका आंसर, नर्मदा, चंबल, ताप्ती या क्षिप्रा। पिछले क्वेश्चन से ही मैंने क्वेश्चन इसमें आ गया, ये क्वेश्चन आते से आप बता सकते हैं इसका आंसर। उसका आंसर है चंबल। पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका फैक्ट पूरा क्लियर किया है। चंबल नदी है, और चंबल नदी यहां से निकली है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्तई से निकली है, ठीक है ना। क्षिप्रा नदी, ये क्षिप्रा नदी जो है ये भी इंदौर की काकड़ी बरड़ी वहां से इसका उद्गम हुआ है। और क्षिप्रा की जो नदी है सहायक, वो है खान नदी इसकी सहायक नदी है। और ये ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट रिवर इन मध्य प्रदेश। कहीं पे भी इसका क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है। मध्य प्रदेश नदियों का मायका कहलाता है, और नदियां ही नदियां हैं यहाँ पर हर तरफ। सबसे अधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, वन का क्षेत्र सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए। बताएं, मध्य प्रदेश में कहां पर न्यूनतम तापमान रहता है? न्यूनतम तापमान कहां पर रहता है मध्य प्रदेश में?
बताएं। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान कहां पर रहता है? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। अगर दे रहे हैं तो, अभी तक तो दिया नहीं है। बालाघाट, पचमढ़ी, सिवनी, झाबुआ। बताएं इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है पचमढ़ी। पचमढ़ी द करेक्ट आंसर। सबसे कम तापमान पचमढ़ी में होता है। यहाँ पर 0 से लेके -1 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान हो जाता है। ठीक है, सबसे कम मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पचमढ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी खदान सबसे बड़ी खदान है जो कि मैंगनीज की खदान कहलाती है? एशिया की सबसे बड़ी खदान है वो। कजेरी, डोंगरी, थांदला या फिर भरवेली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको मैं पहले भी मैंने कई बार इसका आंसर इसको बारे में फैक्ट बताया है। वन 198 का ये आंसर आपको देना है। एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खदान, चलिए बिल्कुल सही है, भरवेली। भरवेली द करेक्ट आंसर। भरवेली की खदान है ये, जो कि सबसे बड़ी खदान है एशिया की। और ये कहां पर है? बालाघाट। बालाघाट में है ये, और यहाँ पे सबसे अधिक मैंगनीज प्राप्त होता है। सबसे बड़ी खदान है ये मैंगनीज की। ठीक है, मध्य प्रदेश की मिनरल्स के ऊपर जब हमने फैक्ट की चर्चा की थी तब मैंने इसके बारे में पूरा आपको बताया था। अगर आपने वो एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो सारी की सारी एमसीक्यू सीरीज जो मैं बना रहा हूँ सब आप प्लेलिस्ट से जाकर दोबारा से देख सकते हैं, पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको पूरे आइडियाज हो जाएंगे। जो भी मैं लाइव क्लास चल रही है वो लाइव क्लास आपको बाद में भी आप उसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन कब हुआ था? 1960, 1980, 2000, 1972। योजना मंडल का गठन कब किया गया था? बताएं इसका आंसर। मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है 1972 इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में योजना मंडल का जो गठन है वो 1972 में हुआ था, जब भोपाल को राजधानी बनाया गया था। भोपाल को राजधानी बनाने का जो टाइम है वो भी 1972 में बनाई गई थी, और उसी समय मध्य प्रदेश में योजना मंडल का भी गठन किया गया था। ठीक है ना। और इससे पहले भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। ठीक है ना, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी इसको 1956 में ही घोषित कर दिया गया था। पूरा राजधानी का पूरा सरकारी जो कार्य होता था वो भोपाल से ही होता था। भोपाल को ही इस तहसील से ही करते थे, लेकिन 1972 में इसको सीहोर जिले से अलग करके इसको जिला घोषित किया गया था। ठीक है, और उसी समय योजना मंडल का भी गठन हुआ था। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। चलिए बताएं। मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि की दर प्राप्त करने वाले राज्यों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिवनी। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर प्राप्त करने का ये अनुक्रम आपको निर्धारित करना है, कौन सा सही होगा। ठीक है ना, पहले ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस तरीके से आपको ये अनुक्रम बताना है। मतलब सबसे पहले इसमें सबसे पहले कम वाला बताना है। सबसे कम किसका है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा।
सबसे पहले कम वाले को बताना है, सबसे कम किसका है, फिर उससे ज्यादा किसका है, फिर उससे ज्यादा किसका है और उससे ज्यादा किसका है। जनसंख्या वृद्धि की दर जो प्राप्त हुई थी वो उसमें सबसे कम वाले से शुरू करना है अपने को, सबसे कम वाले से शुरू करना है रुमिल जी। सबसे कम पहले किसकी थी उसके अनुसार चलाना है। चलिए इसका जो आंसर है वो है 3rd नंबर इज द करेक्ट आंसर। देखिए एक ही क्लू को अपन को इसमें ढूंढना है और वो एक क्लू है बालाघाट, यहाँ की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है, ठीक है ना। बालाघाट यहाँ पे की जनसंख्या का अनुपात भी अधिक है, ठीक। एक छोटा सा क्लू लेके चलेंगे, ठीक है। और अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और बालाघाट, इस तरीके से ये 3rd नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर प्राप्त करने वाले जिलों में से ये क्रम है। सबसे पहले अनूपपुर, फिर बैतूल, छिंदवाड़ा, जो ये 4 जिले दिए हैं इन सभी जिलों में ये वाला क्रम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों से फिर कहना चाहूंगा मेरी क्लास को आप लाइक जरूर करें जितने भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नए विद्यार्थी आए हैं, तो जिससे कि आपको, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जितनी भी मैं लाइव क्लास लूंगा उन लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे अगर ऑल नोटिफिकेशन के साथ में आप सब्सक्राइब करेंगे, और तुरंत ही आप उसमें जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं आज की लाइव क्लास के, और आज वीकेंड है, सैटरडे है, मंडे को फिर मिलेंगे हम। मंडे को फिर मध्य प्रदेश के अगले क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस को अपन कवर करेंगे, और सारे फैक्ट्स के साथ में कोशिश करेंगे हम इसमें एक्सप्लेन करें आपको, ठीक है। और मंडे से मध्य प्रदेश के जिलेवार जो सीरीज चल रही थी उसको भी अपन कंटिन्यू करेंगे, और अगला जिला मध्य प्रदेश का 12 बजे से हम चालू कर देंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड टेक केयर। आप सभी विद्यार्थी लगातार मेरी क्लास से जुड़े रहें, और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स अब धीमे धीमे स्टार्ट होंगे। मध्य प्रदेश एसआई का भी अभी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा आपके सामने, मध्य प्रदेश कांस्टेबल का भी, तो मध्य प्रदेश की जो एग्जाम शेड्यूल है पीईबी उसमें दिखाई दिया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी लगातार मेरी क्लास को जुड़े रहें, डेफिनेटली विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चन, लॉट ऑफ आइडिया अबाउट द मध्य प्रदेश जीके एंड द अदर फैक्ट्स। सो थैंक यू सो मच। कल फिर मंडे को मिलते हैं। मेरा रिप्लाई तो दो सर, आपका रिप्लाई क्या पूछा है आपने, आपका रिप्लाई क्या है? मुझे ईयर याद नहीं रहते, कैसे करूं? ईयर, कौन से ईयर याद नहीं रहते? किस ईयर में क्या हुआ था ये? देखिए हिमांशु जी, ईयर याद करना, सबसे पहला फैक्ट तो हम मुझे बताना चाहते हैं, स्टैटिक जीके एक ऐसा पार्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है, किसी भी क्षेत्र में आप देखा जाए, पूरा मध्य प्रदेश ले लें, पूरा ऑल ओवर इंडिया ले लें, या पूरा वर्ल्ड ले लें, ठीक है ना। स्टैटिक जीके एक कंसिस्टेंसी होती है उसमें, वो ना चेंज होता है ना बदलता है, ठीक है ना। कुछ फैक्ट्स होते हैं जैसे कि सेंसस हुए, जनगणना 2011 हर 10 साल में होती है, वो बदलती है, ठीक है ना। कई योजनाएं होती हैं, बदलती हैं, कई योजनाओं का नाम बदल जाता है। तो ये सब पॉइंट्स अपने को ऐसे याद नहीं होंगे जब तक कि अपन उसको बार बार दोहराएंगे नहीं। अगर आप बार बार उसका रिवीजन करोगे, उसको बार बार पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आपको वो सारे के सारे स्टैटिक जीके के पॉइंट याद हो जाएंगे। एक बार में याद नहीं होते कि अपन बैठ के बोलें और रट लें 196, 1998 ईयर, ऐसे याद नहीं होंगे जब तक कि आपके सामने वो बार बार क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ठीक है ना। एक बार में अपन याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप रिवीजन करते रहें। आई एम श्योर यू विल गेट 100% मेमोराइज ऑल द फैक्ट्स अबाउट स्टैटिक जीके। आप पढ़ते रहें, ठीक है ना, रिवीजन करते रहें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी क्लास ज्वाइन की। मंडे को मिलते हैं, दोनों क्लास रहेंगी, 12 बजे की भी रहेगी क्लास